गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के जो आलोचना स्वरूप दिए गए हैं तथ्य। तो आलोचनात्मक परीक्षण बताया गया है। इसमें आलोचना इसमें दो तरह से बताई गई है। एक तो आलोचना कुछ अच्छा बताते हैं और कुछ लोग बुरा बताते हैं। तो अच्छा बताते हैं वो हो गया लोकतंत्र के गुण। इसके जो है आपको कम से कम 4 बिंदुओं को आपको नोटेट करना है। इसमें 15-20 बिंदु दिए गए हैं। तो देखिए, पहले तो दिए गए हैं गुण। तो कोई से 4 गुणों को विस्तार से नोट्स में करना है, क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों को स्पष्ट कीजिए। अतः आपको सारे गुणों का नोट्स न बना करके केवल 4 गुणों को लिखना है और 4 गुणों को विस्तार से याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है 4 अंक के प्रश्न में कि लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों को विस्तार से समझाइए। दूसरे दोष आएंगे, तो कोई से 4 दोष आपको नोट्स में नोटेट करना है और उनको लर्न करना है। तो अब हम पढ़ेंगे, पहले गुण पढ़ेंगे और फिर दिए हैं लोकतंत्र के दोष। तो देखिए, विस्तार से दिया है। एक और बरक प्रमुख है राजनीति के, जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके गुण व दोषों का अध्ययन करेंगे। तो पहले दिए गए हैं लोकतंत्र के गुण। तो हमें किन्हीं 4 गुणों को नोट्स में नोटेट करना है। पहला दिया है सार्वजनिक हित में वर्ती। हमें पता है कि लोकतंत्र को प्रजातांत्रिक शासन भी कहते हैं, गणतंत्र भी कहते हैं। तो यह लोगों की भलाई से संबंधित कार्य करता है। हित यानी भलाई। इसमें सभी कार्य सार्वजनिक भलाई के लिए किए जाते हैं और लोगों के भलाई से संबंधित कार्यों का संचालन होता है। तो देखिए, विस्तार से प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वादे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार जो वादे करते हैं उन वादों को भविष्य में पूरा करना होता है, क्योंकि उन्हें पुनः वापस सत्ता में आना होता है। जैसे हर 5 वर्ष में लोकतंत्र के चुनाव होते हैं, तो निश्चित अवधि में चुनाव होने वाले शासन को लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। दूसरा कार्य है गुण के रूप में कार्य कुशल शासन। इसके कार्य बड़ी तत्परता से होते हैं। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्य कुशलता के अनेक कारण हैं। जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, क्योंकि जो भी नीतियां यानी नियम जनता के प्रतिनिधि सारे मिल बैठ करके बहुमत से पारित होते हैं, इसलिए यह कार्य कुशल माना गया। अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्य कुशलता को बनाए रखने की कोशिश भी करता है। तीसरा गुण बताया है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। कहते हैं कि इसमें शिक्षा का विस्तार करने के लिए हमारे देश में आज 1/4 लोग अनपढ़ है, यानी 25% लोग आज भी अनपढ़ हैं। उनके लिए सरकार प्रयास करती है। तो लोकतंत्र ही ऐसा काम कर सकता है कि सभी शिक्षित हो और जनता का विकास हो। और अगर कोई तानाशाही शासन हो तो वह ऐसा विचार नहीं करता है। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। इसी तरह से चौथा गुण है नैतिक शिक्षा का साधन। देखिए, लोकतंत्र में नैतिक शिक्षा की बातें पढ़ाई जाती है, जैसे देश के प्रति समर्पित होना, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, नागरिकों में एक दूसरे के सहयोग की भावना, सहिष्णुता की भावना, उदारता भी होनी चाहिए। उदारता के साथ साथ सभी नागरिकों में सहानुभूति का व्यवहार आदि सारी बातें नैतिकता के अंतर्गत आती है। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। जैसे राजनीति के लावेल के अनुसार कहा है कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार
जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है। वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। यह है नैतिकता के गुण जो नागरिकों को सिखाए जाते हैं। फिर है लोकतंत्र देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र में देशभक्ति की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र के प्रति समर्पित 3 गुण जिनको हम कहते हैं ना, भाषा, इतिहास, राजनीतिक संस्कृति, इन तीनों गुणों को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। भाई इस व्यक्ति में तो राष्ट्रवाद के गुण हैं, तो इस प्रकार वह देशभक्ति भी कहते हैं, राष्ट्र प्रेमी भी कहते हैं उस व्यक्ति को। तो देखिए लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। ऐसी नैतिक कहानियां पढ़ाई जाती है और देखते हैं हम छोटी क्लासों में, किसी न किसी प्रकार से भारत का अन्य देशों से युद्ध हुआ है, पड़ोसी देशों से, तो उनके जो प्रमुख लीडर रहे हैं सेना के, तो उनकी कहानियां दिखाई जाती है और कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। जैसे आजादी का पर्व मनाते हैं तो वो भी एक देशभक्ति की भावना की शिक्षा देते हैं। तो लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता है, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इसे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम, लोग देश से प्रेम करने लगते हैं, अपनत्व की भावना का विकास होता है। मील के शब्दों में राजनीति के मील ने कहा कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र एक ऐसा है कि लोग देश के लिए मर मिटते हैं। फिर है क्रांति से सुरक्षा। कि लोकतंत्र में ऐसी कोई क्रांति नहीं होती है जिसमें शासन को बदला जा सके, क्योंकि लोकतंत्र बहुत अच्छा शासन है। तो लोकतंत्र में क्रांति होने की संभावना नहीं होती है। जब जब भी लोग अपने कार्यों को मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं तो सरकार उनके कार्यों पर विचार विमर्श करती है और उनका समाधान हो जाता है। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है, किंतु आपको पता है लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता नहीं होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो शासन किया जाता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी कार्यों को ही करता है। जनता के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो न्यायपालिका उस शासन के प्रतिनिधियों को कार्य करने से रोक सकती है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने, जो प्रमुखतः प्रति निश्चित अवधि पर होते हैं, चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी भी विषय पर सरकार से सहमति होने और अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अगले 5 वर्ष बाद में अपने मत का प्रयोग वह स्वतंत्रता से करता है। 7वां गुण बताया समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। कि लोकतंत्र में सभी लोगों को जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर समानता मिलती है, तभी तो उन नागरिकों को समता का अधिकार मिलता है। और हमारे जैसे मूल अधिकारों में है समानता का अधिकार और मूल अधिकारों में है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये दोनों अधिकार केवल लोकतांत्रिक शासन में ही मिले हैं, अन्य शासन में नहीं मिलते। लोकतंत्र व्यक्ति की समता यानी समानता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता, विधि यानी कानून, तो सभी व्यक्तियों के लिए जो कानूनों में समानता का जो नियम बनाया गया है उसी के आधार पर विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। तो कानूनों में उनको भी अधिकार मिला है, तो उनके संरक्षण का अधिकार लोकतंत्र दिलाता है। 8वां गुण है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। हमें पता है 6वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और निष्पक्ष न्यायपालिका है। कि हमारी लोकतंत्र के 3 अंगों में जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, वो जो प्रथम 2 अंग हैं लोकतंत्र की, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, उनको मनमर्जी से काम नहीं करने देती है, क्योंकि अगर जनता के विरुद्ध वो नियम कानून बनाते हैं तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है। कैसे, देखिए विस्तार से। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है।
जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है, क्योंकि लोकतंत्र के जो प्रथम दो अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, उनके अत्याचारों से तीसरा अंग हमें बचाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो प्रथम दो अंग हैं, उनसे स्वतंत्र रह करके, बिना किसी पक्ष के, वो निष्पक्ष रह करके अपने न्याय करने का काम करती है। नवा गुण दिया गया है, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। कला किसी भी प्रकार का खेल है, कोई हाथों से किया जाने वाला कार्य है, और साहित्य लिखने की कला, संस्कृति रहन सहन, हम कोई भी आचरण गुण धारण कर सकते हैं, और विज्ञान जैसे किसी प्रकार से हम कोई खोज कर रहे हैं, इन सब में हमें स्वतंत्रता मिली है और इनको अधिक से अधिक अग्रसर करने के लिए लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जो इन सभी पर महत्वपूर्ण कोई न कोई पुरस्कार देता रहता है। तो लोकतंत्र में ऐसे लोग जो निपुण हैं कला में, साहित्य में, संस्कृति में और विज्ञान, जिनको हम कोई खोज वैज्ञानिक कह सकते हैं, इनको लोकतंत्र बहुत अच्छी पुरस्कार के रूप में राशि सम्मिलित करता है, जिसे लोग अधिक से अधिक इन कलाओं में निपुण होते जाते हैं। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता है, अपितु इसका विकास चाहता है। लोकतंत्र इनके विकास के काम को भी करने में लगा रहता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, जिसमें विस्तार और है, इसमें लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है। अधिनायकवाद जहां अकेले व्यक्ति का शासन होता है, उनमें इन कला, साहित्य और विज्ञान में कोई भी किसी प्रकार से विकास नहीं करते हैं, वो उसको नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि वहां विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता है और विज्ञान के विकास में भी बाधा आती है। तो जो अधिनायक तंत्र है, जहां तानाशाही शासन भी कह सकते हैं, वहां पर विज्ञान और इनमें बहुत पिछड़ा हुआ रहता है वो देश, और लोकतंत्र में विज्ञान, कला, साहित्य में देश बढ़ता चला जाता है। फिर संविधानवाद में आस्था, क्योंकि लोकतंत्र जो कानूनों के समक्ष संविधान के जो नियम बनाए गए हैं उन पर ही आस्था रखता है, उनके अनुरूप ही काम करता है। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति से स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है। वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता हो। इसका सरल अर्थ है, लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह, निरंकुश कहते हैं जहां सत्ता पर एकाधिकार नहीं हो, उस शासन को निरंकुश शासन कहते हैं, कि राजा शासन करता है किंतु उसको पता नहीं रहता है शासन कैसे चल रहा है। जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। 11वां गुण है शक्तिशाली शासन व्यवस्था, क्योंकि शक्तिशाली अपने आप ही बन जाती है क्योंकि लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना होती है। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम की पैदा करता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। विश्व शांति का समर्थक है कि लोकतंत्र पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। देखिए, राजतंत्र राजा का शासन, कुलीन तंत्र कुल के अनुसार शासन, अधिनायक तंत्र जो ताकत के बल पर शासन करता है। ऐसे ज्यादातर इतिहास बताता आया है कि इन शासन प्रणालियों में समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न हुआ है। जैसे आपने नाम सुना होगा, प्रमुखतः हिटलर तानाशाही था, तो उसने देश में अशांति फैलाई जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। इसका कारण यह है कि शासन प्रणालियां, सैनिकवाद, सैनिकों को बढ़ाना, कठोर विदेश नीति यानी विदेश नीति मजबूत करना, विस्तारवाद, अपने भूभाग को बढ़ाना आदि में विश्वास करते हैं। जो प्रमुखतः कुलीन तंत्र, राजतंत्र होते हैं, वे भूभाग को बढ़ाना चाहते हैं, सैनिक बढ़ाना चाहते हैं,
किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आशा रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सहस्तित्व में विश्वास रखता है। यानी लोकतंत्र सैनिकों को बढ़ाना नहीं चाहता है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही रखता है, और शांतिपूर्ण सहस्तित्व में विश्वास करता है। तो राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौतों द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा सुलझाना चाहता है। इस प्रकार इसके विस्तार से दिए गए विश्व शांति के रूल में प्रमुखतः अन्य जो शासन है, जैसे राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है और अधिनायक तंत्र है, ये पुराना इतिहास बताता आया है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, याद रखने वाली बातें 6वीं क्लास से आ जाता है। इसका कारण था भूमि का विस्तार करना, कि यूरोप के देश आपस में ये चाहते थे कि हम अपनी भूमि का विस्तार करें, अपने साम्राज्य को बढ़ाए। साम्राज्य बढ़ाने के कारण यूरोप महाद्वीप के देश दो गुटों में बट गए और दो गुटों में विभक्त होकर के आपस में लड़ने लग गए। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समापन हुआ, तो कहते हैं कि जर्मनी को बहुत हार का मुंह देखना पड़ा। जर्मनी पर बहुत सी शर्तें थोप दी गई। तो उस समय जर्मनी का शासक या जर्मनी का एक साधारण सिपाही था हिटलर। वो हिटलर इस जो दिया गया कर्ज था इसको सह नहीं सका और उसने ठान ली कि मैं इस प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेकर के रहूंगा। तो कहते हैं कि 1920 में जैसे ही ये सिपाही के पद पर, एक सैनिक के पद से हिटलर रिटायर्ड हुआ, तो जर्मनी में राजनीति के रूप में उभरा और राजनीति के रूप में वो जैसे ही अपनी पार्टी बनाई, नाजी पार्टी, और वह फिर नाजी पार्टी के द्वारा 1931 में जर्मनी का शासक बन गया। जर्मनी का शासक बनते ही वह अपनी सेना बढ़ाने लगा। अधिक बच्चे जन्म देने वाली माताओं को वह सोने के तमगे देता था, जिसके कारण से 1939 तक आते आते जर्मनी के पास बहुत बड़ी सेना हो गई और 1939 में हिटलर ने बदला लेने के लिए यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध संचालित कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र ये सारे सैनिकवाद और विस्तारवाद में विश्वास करते हैं, जिनके कारण समय समय पर विश्व में अशांति उत्पन्न किए हैं, किंतु लोकतंत्र विश्व में शांति का समर्थक माना गया है। यही बताना चाहता था मैं। अब देखिए इस कहानी के बाद में अब आपके नेक्स्ट दिया गया है लोकतंत्र के दोष। तो पहले जो आलोचनाएं दी गई है, आलोचनाओं में पहले आ गए अपने गुण। तो इसके 12 गुण दिए गए हैं। इन 12 गुणों में से हमें कोई से 4 गुणों को विस्तार से लिखना है, क्योंकि बोर्ड में प्रश्न बनता है 4 अंक के लिए कि लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों को विस्तार से समझाइए। तो आपको नोट्स में भी केवल 4 गुणों को विस्तार से लिखना है और उन्हें याद करना है, बाकी को नहीं लिखना है, क्योंकि 4 गुण ही पूछता है, बाकी तो समझने के लिए दिए गए हैं 12 गुण। नेक्स्ट फिर आपके हैं लोकतंत्र के दोष। अब देखिए लोकतंत्र के दोष हैं, ये भी एक आलोचना है। कुछ विद्वान बताते हैं कि लोकतंत्र में कमियां हैं, उन कमियों को ही दोष कहा जाता है। लोकतंत्र के दोष आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बता देंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।